कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन के बाद आइए आज हम पढ़ते हैं उनके यूजेस के बारे में। सबसे पहले कॉनकेव मिरर के यूजेस। सबसे पहली बात जो मैंने लिखी है, मैंने कहा है कि कॉनकेव मिरर्स जो होते हैं वो कहाँ यूज़ होते हैं? टॉर्च में, सर्च लाइट्स में और जो व्हीकल की हेडलाइट्स होती हैं उनमें, ताकि हम एक पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट उनसे ले सकें। व्हीकल हेडलाइट का क्या मतलब है? मान लीजिए आप एक कार के बिल्कुल फ्रंट पे खड़े हैं तो आपको बिल्कुल कार के फ्रंट पर दो लाइटें दाएं बाएं, लेफ्ट और राइट साइड पे दिखाई देंगी, जो कि रात के वक्त आगे का रास्ता देखने के काम आती हैं। उनको हम व्हीकल हेडलाइट बोलते हैं। ठीक है, टॉर्च आप जानते ही हैं, सर्च लाइट भी। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं उनके अंदर हम कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं ताकि आगे की तरफ पैरेलल बीम जो है लाइट की हमें मिल सके। अब इसका मीनिंग क्या है? देखिए, अगर ये एक कॉनकेव मिरर है तो मैंने मान लिया कि एक बल्ब मैंने इसके पास यहाँ लगा दिया और बल्ब की जो लोकेशन है वो कुछ इस तरीके से सेट की है कि बल्ब जो है मान लीजिए फोकस पर आ गया है। जो बल्ब लगाया है वो फोकस, प्रिंसिपल फोकस जो कॉनकेव मिरर का है वहाँ लगा दिया। तो देखिए, बल्ब से लाइट इस तरफ भी जाएगी, ऊपर भी जाएगी, इस तरफ भी जाएगी, इस तरफ भी जाएगी, हर तरफ जाएगी। तो जो बल्ब से सामने की तरफ लाइट जा रही है वो तो जा ही रही है, लेकिन जो बल्ब से इस तरफ और नीचे की तरफ और इस तरफ लाइट जा रही है वो क्या करेगी? इसके कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराएगी और टकरा करके देखिए, ये लाइट यूं टकरा करके ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी और ये लाइट जो यहाँ आ रही है ऐसे टकरा के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। जो लाइट पीछे गई थी वो अपना पाथ रिट्रेस करके बिल्कुल इसी तरह आ जाएगी और ये इस तरह यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से बहुत सारी लाइट की रेज आगे की तरफ पैरेलली चल पड़ेंगी और वो पैरेलल लाइट काफ़ी आगे तक हमें रास्ता दिखा सकती हैं। आप ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि जो लाइट की रे फोकस में से होके गुजरती है, हम इस चीज़ का जिक्र पहले कर चुके हैं, फोकस में से होके गुजरती है, उसका क्या होगा? मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पड़ने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो देखिएगा, ये वाली लाइट तो ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पहले ही पैरेलल निकली है बल्ब के अंदर से, लेकिन ये वाली लाइट आप देखिएगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे इस तरफ से ये लाइट आ रही है, आप इस तरह मान के चलिए इसको। ठीक है, तो आपको लगेगा कि फोकस के अंदर से पास हो रही है और ये यहाँ टक्कर खाएगी, उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। सिमिलरली ये भी यहाँ रिफ्लेक्ट होकर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और काफ़ी दूर तक आपको एक पैरेलल बीम का मतलब कलेक्शन ऑफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट आपको काफ़ी दूर तक आगे रास्ता दिखा देगी। जैसे कि रात के वक्त व्हीकल की हेडलाइट से आमतौर पर हम उम्मीद करते हैं कि काफ़ी आगे तक का रास्ता हमें नज़र आ जाए ताकि कोई दुर्घटना ना हो सके। तो जो आपके व्हीकल की हेडलाइट होती हैं और जो टॉर्चेज होती हैं, जो सर्च लाइट होती है, उनके अंदर ये कॉनकेव मिरर यूज़ होता है। मैं आपको थोड़ा सा एक बार दिखा भी देता हूँ। मेरे पास एक ये टॉर्च है, देखिएगा, इसको मैं खोल लेता हूँ और ये एक प्लेन जो है आप देख सकते हैं प्लास्टिक का बनाया हुआ ट्रांसपेरेंट एक ऑब्जेक्ट है। ग्लास भी होता है कई बार। तो यहाँ आप देखिएगा, अगर मैं आपके लिए ये सरफेस इसका खोल के दिखा सकूँ तो ये जो सरफेस है जिसके ऊपर फिलहाल मैं अभी पेन आपको फिर आके दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये बल्ब है यहाँ पर, ये यहाँ पर बल्ब है छोटा सा। ठीक है, तो मैं इस सरफेस की बात कर रहा हूँ। ये जो सरफेस है ये टॉर्च का सरफेस है और ऐसा ही सरफेस आपको गाड़ियों के अंदर भी दिखाई देगा। तो इससे होगा क्या कि इस बल्ब से जो लाइट निकलेगी वो सीधी तो निकलेगी ही निकलेगी, प्लस जो लाइट यहाँ टक्कर खाएगी, यहाँ टक्कर खाएगी, यहाँ टक्कर खाएगी, यहाँ टक्कर खाएगी, वो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, आप देखिए कितना ज़बरदस्त रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये। यहाँ टक्कर खाने के बाद यहाँ से जो लाइट निकलेगी वो इस तरह यूँ पैरेलल बीम के रूप में निकलेगी और काफ़ी आगे तक, आप देखिए ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ये कॉनकेव मिरर ही है, तो वो काफ़ी आगे तक जाएगी और हमें जो रास्ता है वो अंधेरे में भी नज़र आ जाएगा। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट पे आप गौर कीजिएगा। सेकंड पॉइंट जो मैंने लिखा है उसमें मैंने लिखा है कि जो शेविंग मिरर होते हैं, देखिए आमतौर पर हम आजकल क्या करते हैं, घर में प्लेन मिरर्स का भी यूज़ कर लेते हैं शेविंग मिरर के लिए, बट वो हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन शेविंग मिरर उसको बोल नहीं सकते, क्योंकि ना शेविंग मिरर जो होते हैं वो कॉनकेव मिरर होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर हम कॉनकेव मिरर में किसी भी चीज़ को पोल और फोकस के बीच में रख दें
तो उस चीज़ की बड़ी एनलार्ज्ड इमेज और वर्चुअल इमेज बनती है। तो आप इस चीज़ को ऐसा समझिए कि आपके सामने जब आप शेव कर रहे हैं तो आपके सामने जो है एक कॉनकेव मिरर रखा हुआ है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो फेस है वो उसके प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में है? तो आप ऐसा कीजिए, कुछ नहीं, अपना जो फेस है वो कॉनकेव मिरर के बिल्कुल पास ले जाइए। मतलब थोड़ा सा आप गैप रखिए लेकिन बिल्कुल पास ले जाइए। तो आप ये मान सकते हैं कि आपका फेस जो है लगभग उसके फोकस और पोल के बीच में ही है। तो आप ये देखेंगे कि आपको अपना फेस बहुत एनलार्ज्ड दिखाई दे रहा है और आप शेविंग बड़े आराम से कर सकते हैं ताकि एक भी बाल आपके चेहरे पर रह ना जाए। तो शेविंग मिरर जो होते हैं उनमें हमें जो हमारे फेस की लार्जर इमेज दिखाई देती है वो इसीलिए दिखाई देती है क्योंकि हमारा फेस जो होता है वो उसके फोकस और पोल के बीच में होता है और बड़ी सीधी और एनलार्ज इमेज दिखाई देती है और हम बड़े आराम से शेव कर सकते हैं। ठीक है जी। जो डेंटिस्ट होते हैं, डेंटिस्ट वो क्या करते हैं, अपने पेशेंट्स के चेकअप के लिए उनके मुंह में जो है एक कॉनकेव मिरर छोटा सा लगा करके और फिर चेकअप करते हैं ताकि वो भी उस दांत की बड़ी मैग्नीफाइड इमेजेस देख सकें और बीमारी को अच्छे से पहचान सकें। ठीक है। आपने दांतों की फिलिंग करवानी है या कोई और प्रॉब्लम है तो दांत छोटे होते हैं, ठीक है, तो उसकी इमेज अगर बड़ी होगी तो डॉक्टर साहब को प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी जो बीमारी है उसको आइडेंटिफाई करने में। ठीक है। दूसरा, लास्ट में मैंने आपको ये बताया है कि जो बड़े बड़े कॉनकेव मिरर्स होते हैं उनको हम सोलर फर्नेसेस में यूज़ करते हैं। सोलर फर्नेसेस का मतलब होता है सोलर भट्ठी, यानी कि जहाँ पर सन की एनर्जी का यूज़ करके हम लोग बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बना सकते हैं, उनको हम सोलर फर्नेस बोलते हैं। तो वहाँ पर भी कॉनकेव मिरर का यूज़ हम करते हैं ताकि लार्ज हीट प्रोड्यूस की जा सके। अब इसका क्या मतलब है, देखिए ऊपर वाले तरीके से ही समझिए। मान लीजिए कि ये सोलर फर्नेस के अंदर लगा हुआ एक बहुत बड़ा कॉनकेव मिरर है और इस तरफ सन है। तो सन से जो लाइट आ रही है, सन एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पर सिचुएटेड ऑब्जेक्ट है, तो जब इनफाइनाइट डिस्टेंस से लाइट आती है तो आपको पता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है, पैरेलल। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट है वो यहाँ पर रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ मिलेंगे, आपके फोकस पर। तो नेचुरली कॉनकेव मिरर ने सन से आने वाली रेज को यहाँ फोकस पर क्या कर दिया, कंसंट्रेट कर दिया, इकट्ठा कर दिया। तो यहाँ आप देखिएगा सन से जो लाइट आ रही है वो यहाँ पर कितनी ज़्यादा गर्मी पैदा कर देगी। ठीक है। तो इस हीट को हम क्या कर सकते हैं, आगे किसी भी काम में यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ पर हम सन की एनर्जी से हीट पैदा करते हैं उसको हम बोलते हैं सोलर फर्नेस। तो वहाँ पर भी आप देखिए कॉनकेव मिरर्स का यूज़ करते हैं क्योंकि हमें उन रेज को एक पॉइंट पर इकट्ठा करना है ताकि वहाँ उस पॉइंट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा क्या कर सके, बढ़ सके। तो ये कुछ यूजेस हैं कॉनकेव मिरर्स के। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ क्या है, देखिए कॉन्वेक्स मिरर का मेनली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं एज अ रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल्स। जो हमारी गाड़ियां होती हैं, जैसे कि आमतौर पर कार की बात अगर मैं लेकर के चलूं तो कार को जब एक ड्राइवर ड्राइव करता है, ठीक है, तो अपने पीछे के ट्रैफिक को देखने के लिए, पीछे के ट्रैफिक के हालात को देखने के लिए आपने देखा होगा कि एक ड्राइवर साइड पर और एक ड्राइवर के बगल में जो बंदा बैठता है जिसको आप कंडक्टर साइड बोल सकते हैं, वहां पर 2 मिरर्स लगे होते हैं बाहर की तरफ, गाड़ी के बाहर की तरफ, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि जो ड्राइवर है वो बार बार देखता रहता है ताकि पीछे से आने वाली जो चीज़ें हैं उनको वो अच्छे से एनालाइज कर सके। पीछे क्या आ रहा है, कौन उसको ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है, पीछे ट्रैफिक के हालात क्या हैं। ठीक है। तो हम लोग जो गाड़ी के साइड में यूं कान से, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कान से निकल गए हैं गाड़ी के वो शीशे खुलने के बाद, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। रियर का मतलब होता है पीछे, व्यू का मतलब होता है देखना। देखिए जैसे कैमरे जो होते हैं आजकल के स्मार्टफोन्स में, तो वहाँ आप देख सकते हैं कि डबल कैमरे होते हैं। एक होता है फ्रंट कैम जिससे आप सेल्फी वगैरह लेते हैं, एक होता है रियर कैम। रियर का मतलब होता है पीछे वाला। तो गाड़ी के पीछे जो चीज़ें हैं, जो पीछे ट्रैफिक है, जो पीछे हालात हैं, उसको देखने के लिए जिन मिरर्स का हम यूज़ करते हैं वो रियर व्यू मिरर कहलाते हैं। और उनमें हम लोग किन का यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर्स का। वो इसलिए यूज़ किया जाता है कॉन्वेक्स मिरर्स का क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर एक तो क्या करते हैं, हमेशा सीधी इमेज बनाते हैं।
ठीक है। एक क्या बनाते हैं, सीधी इमेज बना करके चीज़ों की दिखाते हैं। आपने जब कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन के केसेस पढ़े थे तो आपने देखा था कि चाहे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो या कहीं पोल के पास आगे रखा गया हो, इमेज हमेशा छोटी भले ही बनती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सीधी बनती है। अब कॉनकेव मिरर वहाँ क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि कॉनकेव मिरर से आप ये देखिए केवल एक केस को छोड़ करके बाकी सब केसेस में इन्वर्टेड इमेजेस बनती हैं। जो केस मैंने आपको बताया कि पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होगा तब तो एनलार्ज्ड और इरेक्ट इमेज बनेगी। उसके अलावा जो केसेस थे उनमें इमेज रियल और इन्वर्टेड बनती थी। तो अगर मान लीजिए हमारी गाड़ी के पीछे कोई गाड़ी है या कोई भी चीज़ है, वो हमें उल्टी दिखाई दे तो थोड़ा सा हम इनकम्फर्टेबल हो जाएंगे, अनकम्फर्टेबल हो जाएंगे। इसीलिए हम ये कोशिश करते हैं कि कॉनकेव मिरर गाड़ी के अंदर ना लगाए जाएं। प्लेन मिरर्स क्यों नहीं लगाते? प्लेन मिरर्स भी तो सीधी ही इमेज बनाते हैं, क्योंकि उसमें कॉन्वेक्स का एक फ़ायदा होता है। कॉन्वेक्स का जो लार्ज फील्ड ऑफ व्यू होता है वो बड़ा हमें हेल्प करता है पीछे के ट्रैफिक को देखने में। अब ये फील्ड ऑफ व्यू लार्ज होता है कॉन्वेक्स का, इसका क्या मतलब है? देखिए, आप एक काम कर सकते हैं सिंपल एक्टिविटी समझने के लिए इस चीज़ को। एक तरफ आप प्लेन मिरर रखें और एक तरफ आप कॉन्वेक्स मिरर रखें। मानता हूं कि दोनों सीधी इमेजेस ही बनाएंगे, लेकिन आप ये देखिएगा जितना इलाका, जितना एरिया आपको प्लेन मिरर में नजर आएगा, ठीक है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा एरिया आपको कॉन्वेक्स मिरर में नजर आ जाएगा। हालांकि आप ये कहेंगे कि जी प्लेन मिरर में तो चीजें हमें जो है उतने ही साइज की दिखाई पड़ती हैं जितने साइज की वो होती हैं, ठीक है, लेकिन कॉन्वेक्स में छोटी जरूर दिखाई देती हैं, लेकिन जो इलाका है, जो एरिया है, वो बहुत ज्यादा कवर करता है प्लेन मिरर के मुकाबले। ठीक है, तो क्योंकि हमें ड्राइविंग करते वक्त ये होता है कि हमारे पीछे ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर हो सके, तो इसीलिए हम लोग वहाँ प्लेन मिरर नहीं लगाते, हम लोग वहाँ क्या लगाते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है जी। तो ड्राइवर जो यूज़ करता है गाड़ी के अंदर एज अ रियर व्यू मिरर, वो कौन से मिरर होते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। यही इनका जो है खास और मेन यूज़ होता है, ताकि ड्राइवर अपने पीछे जो ट्रैफिक एक्टिविटी है उसको देख सके और सेफली ड्राइव कर सके। और मैंने आपको रीजंस बता दिए हैं कि क्यों रियर व्यू मिरर के तौर पे यूज़ होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, एक तो वो हमेशा इरेक्ट इमेज देते हैं, छोटी देते हैं, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन कम से कम छोटी इमेज में भी हमें पता तो चल जाता है, ड्राइवर को पता तो चल जाता है कि पीछे से क्या आ रहा है। और देखो, इसी चीज़ की वजह से, क्योंकि आपके जो गाड़ी के रियर व्यू मिरर होते हैं वो छोटी इमेज बनाते हैं, आपने देखा होगा उन पर लिखा होता है कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। क्योंकि जब आपको छोटी इमेज दिखती है, मान लीजिए आपकी गाड़ी के पीछे ट्रक आ रहा है तो आपको छोटी इमेज दिखेगी, तो आप इस वहम में न रहें कि छोटी इमेज का ये मतलब है कि वो बहुत दूर है ट्रक। ठीक है ना, वो आपके नज़दीक हो सकता है, मतलब वो उतना दूर नहीं है जितना कि आप उसकी इमेज को छोटा मान करके उसको सोच रहे हो। क्योंकि आप देखिए, कॉन्वेक्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो छोटी इमेज बनाता है। ठीक है, तो एक तो वो हमेशा इरेक्ट इमेज बनाएगा, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा। और दूसरा, मैंने आपसे ये कहा कि आप एक प्लेन मिरर को और एक कॉन्वेक्स मिरर को अगर साथ में रख करके देखेंगे तो ज़्यादा एरिया दिखने में कवर किस में होगा? कॉन्वेक्स में। इसीलिए बोला जाता है कि जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं उनका वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है। फील्ड का मतलब कितना एरिया, और व्यू का मतलब आप देख रहे हैं, और वाइडर का मतलब काफ़ी चौड़ा। यानी कि अगर प्लेन मिरर्स से सिर्फ इन दो उंगलियों के बीच की जगह दिखेगी तो कॉन्वेक्स से आपको थोड़ी सी और ज़्यादा चौड़ाई में चीज़ें नज़र आ जाएंगी। ठीक है जी। अब ये कुछ आपकी एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप देखिएगा। इन क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बता दूं, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और आप इनको ध्यान से पढ़िएगा। जो आज तक हम थ्योरी पढ़ चुके हैं उसी के बेस पर ये क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की बात यहाँ हो रही है, तो आप देखिएगा कि कॉनकेव मिरर के केस में क्या होता था, जब इन्फिनिटी से पैरेलल सेट ऑफ लाइट आती थी तो वो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक कॉमन पॉइंट पर मीट करती थी, रियल में मीट करती थी। उसी पॉइंट का नाम क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस। कॉन्वेक्स में रियल में मीट नहीं करती थी, कॉन्वेक्स में वो डाइवर्ज करती थी और पीछे बढ़ाने पर फोकस पर मिलती थी। तो क्योंकि यहाँ
आप ये देखिए कॉनकेव मिरर का जिक्र कर रखा है, इसलिए मैंने लिखा है मीट एक्चुअली आफ्टर रिफ्लेक्शन। और अगर यहाँ कॉन्वेक्स मिरर होता तो आप लिख देंगे अपीयर टू मीट, और एक्चुअली यहां से आप कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये आप जानते हैं, पहले मैं पढ़ा चुका हूं। अब ये देखिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एक स्फेरिकल मिरर की 20 सेंटीमीटर है, तो बोल रहा है कि फोकल लेंथ बताइए कितनी होगी। आपको पता है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन है, तो हम जानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो फोकल लेंथ की दुगनी होती है, तो फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी हो जाएगी, यानी कि 20 की आधी 10 सेंटीमीटर। ये पीछे हम पढ़ चुके हैं। नेम अ मिरर दैट कैन गिव इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो, प्लेन मिरर जो होता है वो इरेक्ट इमेज तो देता है, लेकिन क्या वो एनलार्ज देता है? नहीं। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर जो है वो इरेक्ट तो देता है, लेकिन क्या वो एनलार्ज देता है? नहीं। प्लेन मिरर तो बराबर के इमेज बनाता है, यानी कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज, और कॉन्वेक्स हमेशा छोटी बनाता है। तो इसका आंसर आएगा कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर में आप याद कीजिए, इरेक्ट इमेज कब बनती थी? जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते थे। ठीक है, तो जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते थे, इमेज मिरर के पीछे भी बनती थी, बड़ी एनलार्ज बनती थी, और कैसी बनती थी? इरेक्ट। तो आंसर आएगा कॉनकेव मिरर। अभी चौथे क्वेश्चन का मैं जिक्र पहले कर चुका हूं, व्हाई डू वी प्रेफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। अभी पीछे पीछे जिक्र मैंने किया है इसका। आगे चलते हैं। आगे आप देखिए, जो टॉपिक है वो है साइन कन्वेंशंस फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, जब भी हम स्फेरिकल मिरर यानी कि कॉन्वेक्स मिरर या फिर कॉनकेव मिरर, उनके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, अभी आगे आने वाले कुछ सेक्शंस में हम वो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो वहां पर हमें फॉर्मूला यूज करते वक्त कुछ प्लस माइनस के निशान जो है वो ध्यान रखने होते हैं। वो प्लस माइनस के निशान क्या है, आपको अभी थोड़ी देर तक अपने आप समझ में आ जाएगा कि किस चीज़ को हम पॉजिटिव लेंगे, किस चीज़ को हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो जब आप फॉर्मूलों के अंदर वो वैल्यूज रखेंगे तो आपको प्रॉपर साइन कन्वेंशंस के साथ वो रखने पड़ेंगे। साइन का मतलब होता है कि कोई चीज़ पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, और कन्वेंशन का मतलब है मानी गई चीज़, मानी गई चीज। तो हम कुछ रूल्स बनाएंगे कि कब किस चीज को पॉजिटिव मानना है और कब किस चीज को नेगेटिव मानना है। देखिए, पहला रूल क्या है, ये रूल आपको मैं तीनों पढ़ा देता हूं, और आपको समझाने के लिए मैंने एक अलग से डायग्राम यहां बना रखा है, उसकी मैं हेल्प लूंगा। देखिए, पहला रूल है ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। यानी कि जो मिरर का पोल है, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर है चाहे वो कॉनकेव मिरर है, हर एक डिस्टेंस की मेजरमेंट जो आप शुरू करेंगे वो आप पोल से करेंगे। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, देखिए, जैसे कि ये मैंने कॉनकेव मिरर यहाँ बना रखा है, आप देखिएगा तो आपको ये पता है कि ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फोकल लेंथ क्या होती है, तो आप कहेंगे कि जी फोकस और पोल के बीच की दूरी, या कोई बोल देगा कि पोल और फोकस के बीच की दूरी, क्योंकि बात तो एक ही है। क्योंकि अगर फोकस से पोल 5 सेंटीमीटर है तो पोल से फोकस भी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर होगा। तो इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे क्या? फोकल लेंथ। ठीक है, अब मैं अगर कहूं कि फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो कई लोग सोचते हैं कि जी चाहे आप फोकस से पोल की तरफ चल लीजिए वो 5 सेंटीमीटर है, या फिर आप पोल से फोकस की तरफ चल लीजिए वो 5 सेंटीमीटर है। लेकिन मैंने क्या कहा कि हर एक डिस्टेंस के मेजरमेंट की शुरुआत आपने कहाँ से करनी है? पोल से। तो आप ये मानिएगा कि पोल पर जो डिस्टेंस है, क्योंकि हम स्टार्टिंग ही पोल से कर रहे हैं, तो इस पॉइंट का पोल से डिस्टेंस कितना है? 0 सेंटीमीटर। और फिर हम आगे इस तरफ बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, तो फोकस की जो पोल से दूरी है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर, जो कि मैं एग्जांपल के रूप में लेके चल रहा हूं। तो इसका मतलब है कि आपको पोल से शुरुआत करनी पड़ेगी और उस पॉइंट तक चलना पड़ेगा जहां तक आप मेजरमेंट करना चाह रहे हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है, तो आपको पता है कि C से P भी 10 सेंटीमीटर होगा और P से C भी कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। लेकिन हम C से P नहीं चलेंगे, हम चलेंगे P से C, क्योंकि आपको मैंने क्या बताया कि हर डिस्टेंस के मेजरमेंट की शुरुआत का मतलब स्टार्टिंग, जीरो कहां से रखनी है आपने? पोल से रखनी है। ठीक है, तो पोल से हर डिस्टेंस के मेजरमेंट की शुरुआत आप करेंगे।
दूसरा पॉइंट देखिएगा, all distances perpendicularly upward to the principal axis are taken as positive and in perpendicularly downward direction from principal axis are taken as negative। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपकी, ठीक है, इससे परपेंडिकुलरली ऊपर जो भी हाइट्स होंगी उनको हम पॉजिटिव लेंगे और नीचे की तरफ जो हाइट्स होंगी परपेंडिकुलरली उनको हम क्या लेंगे? नेगेटिव। जैसे आप देखिएगा, अगर मैं ये बोल दूं कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये ए बी एक ऑब्जेक्ट है और इसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर, तो आप देखिए क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रखते हैं हमेशा, तो जो इसकी हाइट है वो +5 कंसिडर की जाएगी। कितनी कंसीडर की जाएगी? +5, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलरली ऊपर की तरफ जो हाइट्स होंगी उनको हम पॉजिटिव लेकर के चलेंगे कन्वेंशनली का मतलब हम ये मान के चल रहे हैं, और नीचे की तरफ जो हाइट्स आएंगी वो क्या होंगी? नेगेटिव। जैसे आप एक केस याद कीजिए कि जब ऑब्जेक्ट सी पर होता था तो उसकी इमेज, कॉनकेव की मैं बात कर रहा हूं, जब ऑब्जेक्ट सी पर होता था तो इमेज एग्जैक्ट सी पर ही नीचे की तरफ बनती थी और इक्वल साइज की बनती थी। तो उस वक्त हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट की हाइट अगर +5 सेंटीमीटर है तो इमेज की हाइट क्या होगी? -5 सेंटीमीटर होगी। यहां ये प्लस माइनस क्या इंडिकेट करते हैं? प्लस इंडिकेट करता है कि आपके ऑब्जेक्ट की हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है और माइनस इंडिकेट करता है कि इमेज की हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से कहां है? नीचे की तरफ है। ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये हम साइन कन्वेंशंस यूज करते हैं। तो साइन कन्वेंशन का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा कि हम कब किस चीज को पॉजिटिव मानेंगे और कब किस चीज को हम नेगेटिव मानेंगे। अब थर्ड जो पॉइंट है इसका वो ये है कि आपने क्या किया, मान लिया कि एक प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट खड़ा है। हम ऑब्जेक्ट को हमेशा ही प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मानते हैं, तो इसीलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगी। आपकी हाइट जो ऑब्जेक्ट की है वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। और अगर आपकी इमेज इरेक्ट बनती है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनती है, तो हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव आएगी, अदरवाइज हाइट ऑफ इमेज कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। तो जब आपने ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रख दिया तो आप ध्यान से याद कीजिए, जब मैं आपको मिरर से इमेज फॉर्मेशन के तरीके बता रहा था तो सबसे पहली जो रे थी वो हम ऑब्जेक्ट के टॉप से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके चलते थे, ठीक है जी। उस रे ऑफ लाइट के अलोंग जो डिस्टेंसेस होंगे, अलोंग का मतलब उसके साथ साथ, उसकी ही डायरेक्शन में, वो डिस्टेंसेस तो पॉजिटिव लिए जाएंगे और उससे अपोजिट डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंसेस आप लेंगे वो आप कैसे लेंगे? नेगेटिव लेंगे। अब इसका मीनिंग क्या है आप वो ध्यान से देखिएगा। देखिए, सपोज कीजिए ये एक ए बी ऑब्जेक्ट है और ये मैंने इसके टॉप से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे निकाल दी जो कि इस कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पड़ेगी, और ऑफ कोर्स आपको पता है कि ये रे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी। खैर उसका जिक्र हम नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ इस चीज पे ध्यान दीजिए कि ऑब्जेक्ट के टॉप से ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे है और इंसिडेंट कहां हो रही है? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर पर इंसिडेंट हो रही है। तो आपने सिर्फ इस रे को ध्यान रखना है। इस रे की डायरेक्शन देखिए कहाँ है। इस रे की डायरेक्शन है आपके लेफ्ट हैंड साइड से आपके राइट हैंड की तरफ, इस तरफ, ठीक है। तो इस रे की डायरेक्शन के अलोंग का मतलब है इसके साथ साथ, यानी कि लेफ्ट हैंड से लेकर के राइट हैंड, और कुल मिलाकर के अगर इशारों की लैंग्वेज में बात करें तो इस तरफ के सभी डिस्टेंसेस पॉजिटिव लिए जाएंगे और इस रे की डायरेक्शन के अपोजिट जो डिस्टेंसेस होंगे वो कैसे लिए जाएंगे? वो नेगेटिव लिए जाएंगे। अब इसका मीनिंग क्या है आप ध्यान से देखिए। देखो, हमने कहा कि हर एक डिस्टेंस को हम, जो हमारा मिरर का पोल है वहां से मेजरमेंट शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई आपसे कहे कि जरा फोकल लेंथ आप मेजर कीजिए, तो आपने क्या करना है, जो सेंटीमीटर स्केल की 0 है वो तो आपने पोल के साथ मैच करवा देनी है। और सपोज कीजिए फिर जो ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और मान लीजिए कि फोकस का जो पॉइंट है एग्जैक्ट उसके साथ 5 सेंटीमीटर का मार्क जो है वो कोइंसाइड कर रहा है, तो नेचुरली आपने देख लिया कि जो हमने फोकल लेंथ मेजर की है कितनी है, ये 5 सेंटीमीटर। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो आपने शुरुआत कहाँ की? पोल से, ठीक है। ये मैंने पहला पॉइंट आपको बताया था। अब आप ध्यान से देखिएगा,
जब आप पोल से फोकस की तरफ जा रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि आप इस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ। और ये जो डायरेक्शन है, आप देखिए इस रे की डायरेक्शन के अपोजिट साइड है, अलोंग नहीं है। अलोंग का मतलब होता है के साथ साथ, अपोजिट का मतलब होता है के अपोजिट, यानी कि अगर हिंदी में बोलें उसके विपरीत दिशा में, उसके उल्टी दिशा में, ठीक है। तो आप देखिएगा ऑब्जेक्ट के टॉप से रे चल करके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर जो गिरना चाह रही है वो इस तरफ है, जबकि पोल से फोकस की तरफ फोकल लेंथ अगर आप मेजर करना चाहेंगे तो आपको इससे उल्टी दिशा में जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा था कि इसके साथ साथ तो पॉजिटिव होंगी, लेकिन इसकी अपोजिट चीजें कैसी होंगी, नेगेटिव। यानी कि आपका यहाँ जो फोकल लेंथ होगा, जो कि आप 5 सेंटीमीटर बोल रहे हैं, वो नेगेटिव आएगा। यानी कि आप लिखेंगे F इज इक्वल टू माइनस के 5 सेंटीमीटर। इस तरह हम इसको अप्लाई करेंगे। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर की जहां तक बात करें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आपको पोल से शुरू करके और सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जाना है। तो आप देखिएगा इस साइड चलेंगे तो नेचुरली आप इस रे के अपोजिट ही तो जा रहे हैं, ये रे इस तरफ जा रही है और आप इस तरफ जा रहे हैं। तो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 10 है तो आप लिखेंगे R इज इक्वल टू माइनस के 10 सेंटीमीटर। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब ये U क्या होता है, देखिए U होता है आपका ऑब्जेक्ट मिरर के पोल से कितनी दूरी पर रखा गया है, इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। देखिए ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि हर डिस्टेंस के मेजरमेंट की शुरुआत कहां से होगी, पोल से, ठीक है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि मेरा ऑब्जेक्ट पोल से, सपोज कीजिए मैंने कहा कि 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा है, ठीक है, या मैं बोल दूं कि कॉनकेव मिरर से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा है, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि ये जो ए बी ऑब्जेक्ट है, तो ये जो बी हैं जो कि आपके ये फीट हैं ऑब्जेक्ट के, ये ऑब्जेक्ट के फीट कॉनकेव मिरर के पोल से कितनी दूरी पर होंगे, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर होंगे। और इसको हमेशा U से रिप्रेजेंट किया जाता है। U को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मीनिंग डिस्टेंस ऑफ द फीट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, वेदर दैट मिरर इज कॉनकेव मिरर, वेदर दैट मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर। तो आप देखिएगा ऑब्जेक्ट यहां रखा है 20 सेंटीमीटर पर, तो हमने शुरुआत कहां से करनी है, पोल से। तो देखिए पोल से और बी तक पहुंचने के लिए मुझे फिर से इस तरफ चलना पड़ेगा, और ये डायरेक्शन जो है आपकी रे की डायरेक्शन के अपोजिट है। तो इसका मतलब U भी कैसा आएगा, नेगेटिव। तो आप लिख देंगे U इज इक्वल टू माइनस 20 सेंटीमीटर। ये जो मैं चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ -5, -10, -20, ये एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप ऑब्जेक्ट को आगे कर देंगे तो वो डिस्टेंस कम भी हो सकता है, और पीछे कर देंगे तो वो डिस्टेंस ज़्यादा भी हो सकता है। और हर एक मिरर के लिए फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो ज़रूरी नहीं है 5 और 10 ही हो, अलग अलग भी हो सकती है। ये बात आपको ठीक से समझ में आ गई होगी। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि कितने पॉइंट्स हमने किए थे साइन कन्वेंशन के, 3। सबसे पहला पॉइंट तो था कि हर एक डिस्टेंस, चाहे वो फोकल लेंथ हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, कुछ भी हो, हर एक डिस्टेंस के मेजरमेंट की शुरुआत कहाँ से करनी है, पोल से, ठीक है जी। पोल को आप बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मान सकते हैं, स्टार्टिंग ही पोल से करनी है। अब बाकी चीज़ें, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जो डिस्टेंसेस होंगे पॉजिटिव, नीचे जो डिस्टेंसेस होंगे नेगेटिव। ये जो रे है, कौन सी रे, जो ऑब्जेक्ट के टॉप से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल करके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पड़ना चाहती है, इस रे की ही डायरेक्शन में जो चीजें आएंगी वो पॉजिटिव होंगी, और अपोजिट डायरेक्शन में जो चीजें आएंगी वो नेगेटिव होंगी। जैसे आप यहां देखिएगा, ये आप देखिए कॉन्वेक्स मिरर है, तो अगर मैं यहां से फोकल लेंथ की बात करूं तो पोल से मुझे फोकस की तरफ यूं चलना पड़ेगा, इस तरफ, इस तरफ। और देखो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इससे जो रे निकलती है टॉप से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर जो गिरेगी, वो रे भी इस तरफ चल रही है, और F के लिए भी आपको इस तरफ चलना है, और आपको R के लिए भी इस तरफ चलना है। इसीलिए F और R इस केस में कैसे होंगे, पॉजिटिव। U तो यहां भी नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो यहां रखा हुआ है, अगर मैं इस पॉइंट को A बोल दूं, इस पॉइंट को मैं B बोल दूं, तो आप देखिएगा जो आपके ऑब्जेक्ट के फीट हैं, पोल से वहां तक चलने के लिए आपको इस लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे चलना पड़ेगा, ऐसे। तो क्योंकि इस रे के अपोजिट आप चल रहे हैं, ठीक है जी, तो आपको ये U कैसा लेना पड़ेगा, नेगेटिव। अब 2 चीजें और आप ध्यान से देखिएगा। U तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है,
अब आप सपोज कीजिए भाई इमेज भी तो कहीं ना कहीं बनेगी ना, तो इमेज का डिस्टेंस हम v से रिप्रेजेंट करते हैं और नेचुरली इसको भी मेजर कहाँ से किया जाता है, पोल से ही। यानी कि इमेज डिस्टेंस की डेफिनेशन हम दे सकते हैं कि आपके मिरर के पोल से लेकर के और जहां इमेज बनी है वहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, इमेज डिस्टेंस, और इसको v से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये तो आप जानते हैं कि जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो तीन चीजें आप जरा ध्यान से देखिएगा, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इमेज डिस्टेंस, f फोकल लेंथ। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल ऑफ मिरर, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशंस आपको समझ में आ गए होंगे। और दूसरा, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आप ये देखिएगा कि जब आप अप्लाई करेंगे तो केवल आपको यही चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। पहली तो पोल से स्टार्टिंग करनी है। दूसरी चीज आसान है, जो भी चीज प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है वो पॉजिटिव, जो नीचे है वो नेगेटिव। बस इसको आप जरा ध्यान से देखिएगा कि आपने ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ रख देना है, उसके टॉप से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे लेनी है और वो रे के साथ साथ डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होंगे वो आपके पॉजिटिव रहेंगे और जो उसके अपोजिट डिस्टेंसेस रहेंगे वो नेगेटिव रहेंगे। आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो रहेगा जी मिरर फॉर्मूला। अब ये मिरर फॉर्मूला क्या है, ये जो आपके आगे एक्सप्रेशन लिखा गया है ये है जी मिरर फॉर्मूला। इसमें होता क्या है, देखिए ये है इमेज डिस्टेंस, ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये है फोकल लेंथ। जो हमारे मिरर्स हैं, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, सब पर ये फॉर्मूला इक्वली लागू होता है। इसका डेरिवेशन तो 12th में आता है, आपके लेवल पे डेरिवेशन जरूरी नहीं है, आप सिर्फ इस फॉर्मूले को याद रख लेंगे। तो आपको नहीं लगता कि ये एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है तीन चीजों में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ, ठीक है। इसका फायदा ये है कि कोई भी दो चीजें अगर आपको पता हो तो तीसरी अननोन चीज आप निकाल सकते हैं, जैसा कि हम आने वाले न्यूमेरिकल्स में देखेंगे। तो एक ऐसा मैथमेटिकल रिलेशनशिप जो हमें तीन चीजों के बीच में मिलता है, इसीलिए मैंने अमंग लिखा है, बिटवीन नहीं लिखा, क्योंकि आपको पता है बिटवीन हमेशा दो चीजों के लिए यूज होता है। तो वो चीजें हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v और फोकल लेंथ ऑफ द मिरर f, ठीक है। इनको जब हम फॉर्मूले के तौर पर न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे तो सबसे पहली चीज जो आप यूज करते हुए जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि जब भी आप इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या फोकल लेंथ की जिस भी चीज की आपको वैल्यू दे रखी है, वो वैल्यू जब आप इस फॉर्मूले में पुट करना चाहेंगे तो आपको प्रॉपर साइन कन्वेंशन लगा करके ही पुट करना है। जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि एक मिरर है और उसके पोल से कोई चीज 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखी है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही तो हुआ ना ये। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको पता है हमेशा नेगेटिव होता है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो। आप ये पीछे भी देख सकते हैं, देखिए यहां पर जो है आपका कॉनकेव के केस में भी यू नेगेटिव था और कॉन्वेक्स के केस में भी यू कैसा था, नेगेटिव, क्योंकि दोनों पर आपको जो ये पैरेलल लाइट चली है प्रिंसिपल एक्सिस के, इस केस में भी उल्टी तरफ चलना पड़ा है और इस केस में भी इस लाइट के उल्टी तरफ चलना पड़ा है। और उल्टी तरफ चलेंगे इस लाइट के तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो चीज नेगेटिव लेनी पड़ेगी। तो अगर आप u की वैल्यू रखना चाहेंगे तो आप सिंपली ऐसे नहीं रख देंगे, शायद मुझे याद आ रहा है मैंने 10 सेंटीमीटर बोला था u को, तो आप u को यहाँ पर एग्जैक्ट ऐसे ही 10 ही रखेंगे, -10 करके रखेंगे आप इसको, ठीक है। तो ये आपका मिरर फॉर्मूला है जिसके डेरिवेशन की आपको जरूरत नहीं है। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। ये आपका मिरर फॉर्मूला है और उसमें किसी भी चीज की वैल्यू रखते वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, उस चीज के साथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन लगा करके फिर वैल्यू रखनी पड़ेगी और तब आपकी दो चीजें जो दे रखी होंगी तो तीसरी अननोन चीज और वो भी प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ आपको मिल जाएगी। थैंक यू।